नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज की स्पेशल सीरीज स्पोर्ट्स एंड इट्स रिलेटेड मेमोरी से आज हमारे साथ दोबारा से जुड़े हैं अशोक जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जिनको इतना अनुभव है कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं और जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि आने वाले कुछ सालों में वो जल्दी ही देश का नाम और ऊंचा करेंगे जितना अभी तक किया। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू मेरा प्रशांत आज का भाई। जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज एंड रिकवरीज। और इसमें मैं जानता हूँ आप स्पेशलिस्ट नहीं है, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि एक कोच को कितनी नॉलेज है इस टाइम पर, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, और एक कोच को स्पोर्ट्स इंजरीज और उसकी रिकवरी को लेकर कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में आज मैं आपसे रूबरू हूँ, आपसे बातचीत करेंगे आज हम। तो अशोक जी, आपका गेम जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम है, जो मार्शल आर्ट्स का गेम है, तो उसमें जो मेजर इंजरीज है वो कौन सी होती है? नमस्कार प्रशांत जी, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस मुहिम में जोड़ा है खेलों से संबंधित। और खेलों का और चोट का चोली दामन का साथ होता है प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी खिलाड़ी के जीवन में अगर उसको चोट नहीं लगी तो वो एक अच्छा खिलाड़ी कभी हो ही नहीं सकता है, मेरा ये पर्सनल मानना है। और इंजरी को अगर हम डिफाइन करें तो गलत तरीके से बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हो जाते हैं, कई बार खराब किस्मत के कारण भी, प्लेयर्स के कारण, कई बार बहुत ज्यादा ओवरलोड के कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण इंजरीज हो जाती हैं। और इंजरी को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो चार अलग अलग भागों में, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन जो एक डिपार्टमेंट है खेलों के लिए माना गया है, उन्होंने इसको चार अलग अलग भागों में डिफाइन किया है। इनको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी और बोन इंजरीज के नाम से जानते हैं। जैसे सॉफ्ट इंजरी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर स्किन इंजरी आती है, जैसे स्किन पे छाले हो जाना, रगड़ लग जाना, या फिर नील पड़ जाना, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से नील पड़ जाता है, जैसे कोई पंच मारता है तो आपने देखा होगा आंख के पास यहाँ पर नीला हो जाता है। या ऐसी कुछ इंजरीज होती हैं। उसके बाद मसल इंजरी आती है, जैसे मसल क्रैम्प होते हैं, मसल पुल हो जाती है। फिर प्लेयर्स को हीट स्ट्रोक जैसी इंजरीज आ जाती हैं। फिर प्लेयर्स को लिगामेंट की इंजरी होती है, जैसे हमारे हर एक जॉइंट में लगभग लिगामेंट्स पाए जाते हैं, तो लिगामेंट्स की इंजरीज होती हैं। उसके बाद बोन की इंजरीज होती हैं। तो ये सारी इंजरीज जो हैं वो प्लेयर्स को अपने खेल के दौरान आउट ऑफ द फील्ड, इन द फील्ड लगती रहती हैं। तो मसल्स मेन जो इंजरीज होती हैं वो मसल की, लिगामेंट की और बोन की इंजरीज होती है, जो कि खतरनाक मानी जाती है। अशोक जी, मैं आपसे एक बार बात कर रहा था और मुझे याद है आपने बताया था कि एक स्पोर्ट्स के जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, चाहे स्पोर्ट्समैन या वुमेन, उसकी जिंदगी में एक बार एक समय ऐसा आता है जो उसको 2 या 3 महीने की ऐसी इंजरी होती है जो बेड रेस्ट पर भेज देती है। तो वो जो इंजरी का जो टाइम होता है वो बड़ा साइकोलॉजिकल होता है उस टाइम पे। स्पोर्ट, क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट्समैन या वुमेन जो कि रोजाना प्रैक्टिस पर जा रहा है और अब वो बेड रेस्ट पर हो, तो उसके पीछे की साइकी क्या होनी चाहिए, उस टाइम पर क्या करना चाहिए उसे? देखिए, मैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज में हमारे को पढ़ा गया है, हमारे गुरु डॉक्टर गौतम सिंह विरदी जी ने, और हमारे वहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स थे हमारे स्पोर्ट्स एन एस डिप्लोमा के अंदर, उन्होंने क्लासिफिकेशन हमारे को जो पढ़ाई, तो उसमें ये बताया गया कि प्लेयर्स को सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है। तो हमारे पास ऐसे अच्छे फर्स्ट एड वाले कोचेज को ये नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास हमेशा ऑन द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड एक स्पोर्ट्स किट, एक फर्स्ट एड किट हमेशा उनके पास रहनी चाहिए। उसके बाद प्लेयर्स को फिजियोथेरेपिस्ट के टच में हमेशा रहना चाहिए और ऐसे डॉक्टर से उनको मिलते रहना चाहिए। साथ में साइकोलॉजिस्ट का तो एक बहुत ही अहम रोल आज के टाइम पे खिलाड़ी के ऊपर होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर स्ट्रेस के कारण अपने अंदर इंजरीज को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उन स्ट्रेस को और ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए हमें साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलते रहना चाहिए। अशोक जी, आपने बताया कि एक साइकोलॉजी, एक स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती है। तो जब आप प्लेयर थे, बतौर प्लेयर आपकी क्या साइकोलॉजी होती थी इंजरीज को लेके? क्योंकि एक बार इंजरी हो जाती है तो आपके मन में ये रहता है कि मुझे वो इंजरी दोबारा हो सकती है। या जो आपके अब अभी प्लेयर्स है, आप इतने अच्छे स्टेट और नेशनल प्लेयर्स निकाल रहे हो, तो उनको किस तरीके से आप समझाते हो? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले एक कोच के रूप में भारत में अगर हम बात करते हैं तो सभी जगह पर ऐसे सुविधा भी उपलब्ध नहीं है कि उनके पास अलग से कोचिज के अलावा डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे लोग हों या साइकोलॉजिस्ट हो। तो
भारत में तो कोच को ही बच्चों का भगवान माना जाता है कि वही उनके कोच हैं, वही उनके डॉक्टर हैं, माता पिता भी वही हैं। ऐसी धारणा है, ये बहुत ही अच्छी धारणा भी है। और थोड़ा सा इसमें लैक ये रह जाता है कि कुछ कोचेज वैसे तो मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती, या वो नई टेक्निक्स के साथ में गो थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो अपने प्लेयर्स को हम लोग बार बार ये चीजें समझाते रहते हैं। जैसे आपने मुझसे ही पूछा, तो मैं, मेरे पास हमारे डॉक्टर रजनी बत्रा जी हैं, यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर है उनका। तो मैं वीक में एक बार अपने सभी प्लेयर्स को, संडे के दिन जिस दिन हमारा रेस्ट होता है, मैं अपने सभी प्लेयर्स को लेकर के फिजियोथेरेपी सेंटर में जाता हूँ। और किसी भी प्लेयर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। उसके बाद मेरी जो टीचर रहे हैं डिप्लोमा, स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा में, देचम्मा मैम और मैडम प्रियंका जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं NIS सेंटर बेंगलोर में, मैं उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ और उनसे बात करता रहता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी मदद करते हैं। और MDU के जो मनोविज्ञान विभाग जो है, साइकोलॉजिस्ट वहां पर बैठते हैं, मैडम अरुणा है, वो हमारे को, हमारे प्लेयर्स को अगर कोई डर है या ऐसी कोई चीज है जो वो मुझे नहीं बता पाते या अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, तो वो बार बार उनसे, मैं उनके महीने में 2 महीने में एक बार उनकी क्लासेस करवाता हूँ। जिससे मेरे सामने अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है कि किसी खिलाड़ी को मानसिक रूप से कोई क्षति हो और वो इंजर्ड हो जाए। अशोक जी, जो दो बेसिक जो इंजरीज हैं, मेजर इंजरीज जिनकी मैं बात करूं, वो है तो एंकल इंजरी, नी इंजरी और बैक इंजरी, या शोल्डर भी आजकल काफी ज्यादा कॉमन है। तो इसको आप कैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपका तो जो कॉम्बैट स्पोर्ट है, तो ये इंजरीज बड़ी कॉमन होंगी आपके उसमें। तो इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस या कुछ समझाया जाता है प्लेयर्स को अलग से? बिल्कुल, मेरे गेम की जहां तक मैं बात करता हूं, तो हमारे गेम में सबसे ज्यादा इंजरीज जो हैं वो लिगामेंट से संबंधित इंजरीज होती है। और कई बार डायरेक्ट हिटिंग के कारण हमारे अंदर बोन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। तो उन बोन फ्रैक्चर्स को और लिगामेंट इंजरीज को रोकने के लिए, जैसे कि प्रॉपर वार्मिंग अप प्लेयर्स को करवाया जाता है। सबसे पहले इंजरी का सबसे बड़ा कारण मेरा मानना है, प्रॉपर वार्मिंग अप और प्रॉपर कूलिंग डाउन नहीं करना एक बहुत बड़ा कारण है। और कारणों पे अगर हम जाते हैं प्रशांत जी, तो प्रॉपर वार्मिंग अप के बाद अगर प्लेयर के पास सरफेस अच्छा नहीं है तो उसको इंजरीज हो सकती है। अगर मेंटल स्ट्रेस है तो उसको इंजरीज हो सकती है। अगर उसके पास इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं है, या फिर वो अपने रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा बाहर जाकर के कोई एक्टिविटी करता है, या फिर ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है। तो जहां तक कॉम्बैट गेम की बात है, तो हम हीटिंग के डायरेक्ट कॉम्बैट गेम्स खेलते हैं, तो उसके अंदर नॉर्मली लिगामेंट्स की इंजरीज होते हैं। जैसे मेरे गेम में नी की इंजरी बहुत कॉमन है, और प्लेयर को नी की इंजरी हो जाती है, तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि प्लेयर को जैसे नी स्ट्रेंथनिंग हम करवाते हैं, एंकल स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, जिसके कारण उनके जो लिगामेंट्स हैं उनकी पकड़ शरीर के ऊपर बनी रहती है, जॉइंट्स को वो पकड़ के रखते हैं। फिर भी अगर किसी की किस्मत खराब है तो ये हो जाता है, कई बार मसल स्ट्रेन हो जाते हैं। तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के माने जाते हैं। ग्रेड 1 में हल्का खिंचाव जो लिगामेंट है उसमें आ जाता है। ग्रेड 2 में वो थोड़े से टियर हो जाते हैं। और लेकिन लिगामेंट्स ऐसी चीजें हैं जो अपने आप भी हील हो जाते हैं। लेकिन ग्रेड 3 की जो इंजरीज होती हैं उनके अंदर सर्जरी का ही ऑप्शन मिलता है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर कपिल सांगवान है, जो कि यहाँ होली हार्ट और नोबल हार्ट में हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पे बैठते हैं, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं लिगामेंट्स के। मेरा तो मेरा मैं आपसे जो उनसे, सवाल था वो अगला यही था कि कुछ कोचेज या जो पहले जमाने के होते थे वो बोल देते थे कि अगर सर्जरी करा ली तो आपका करियर खत्म। तो ऐसा कितना सच है, और कितनी जरूरी है सर्जरी किसी भी गेम में चोट लगने के बाद? देखिए, ये एक बिल्कुल ही मेडिकल लाइन से संबंधित सवाल है, लेकिन जहां तक मैंने इसको मैं ऑब्जर्व एक किया है जनरल प्रशांत टर्म्स जी। में पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप इतने इतने सालों से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी ना कभी ये लाइन सुनी होगी कहीं ना कहीं, कि चोट लग गई तो अब करियर खराब हो जाए। तो उस हिसाब जी से एज अ प्रशांत जी, कोच आप फिर अपने स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं कि सर्जरी इतनी बुरी है पुर, या इतनी बुरी नहीं है? पुराने समय पे क्या होता था प्रशांत जी, पुराने समय पर ऐसी हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, हमारे डॉक्टर्स के पास भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी। इस कारण ये पुराने समय पे कहा जाता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, और मेरे सामने आपकी ही नी की सर्जरी हुई
अभी भी ग्राउंड पे वर्कआउट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि प्लेयर्स को बहुत जल्दी रिकवर करवाते हैं। मेरे 2-3 खिलाड़ी हैं, जैसे नवजीत मान, जो इंडिया का टॉप का एथलीट माना जाता है भारत में ताइक्वांडो का, उसका अभी नी की सर्जरी हुई है। और ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, जैसे आपने सुरेंद्र भंडारी जी का नाम लिया था, पहले ताइक्वांडो के जो लेजेंड हैं, और अक्षय एक लड़का है, अक्षय हुड्डा एक लड़का है, ये जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उन सबको ये इंजरीज हो चुकी है लिगामेंट की, उन्होंने सर्जरीज करवाई, और अब वो दोबारा से इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर हम प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करते हैं और इंजरीज के ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी रिकवरी की तरफ, तो प्लेयर अपना 100% वापस से दे पाता है। जैसे हुसैन बोल्ट की बात लेते हैं, 2012 ओलंपिक्स के बाद में उनको जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो गया था, और उसके बाद भी उन्होंने उसको रिहैब किया, अपने डॉक्टर्स की, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह मानी, और उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अशोक जी, फिजियोथेरेपी का किसी भी गेम में या नॉर्मल एक कॉमन मैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको क्या लगता है कि फिजियोथेरेपी का किसी भी गेम में कितना जरूरी होता है, और वो कितने कितने हद तक कारगर साबित होती है रिकवरी टाइम पे या रिहैब टाइम के लिए? देखिए प्रशांत जी, फिजियोथेरेपी की जहां तक हम बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर फिजियोथेरेपी को अगर हम अलग अलग से देखें, तोड़ करके संधि विच्छेद अगर उसका करते हैं, तो उसको फिजियो और थेरेपी, इन दोनों को अगर हम करते हैं तो उसको बोला जाता है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट ऐसे अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा जो कि में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक जर्नल टर्म है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे शरीर में सर्कुलेशन को मेंटेन रखना, जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाना, प्लेयर्स को नॉलेज देना। कुछ फर्स्ट एड की चीजें भी होती हैं जो तुरंत प्रभाव से हमारे फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमारे को समझाया। जैसे प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, राइस का एक फॉर्मूला होता है। राइस को जैसे हम बोलते हैं, किसी चोट के तुरंत बाद राइस में रेस्ट, उसके बाद आइसिंग करवाई जाती है, उसके बाद कंप्रेशन और एलिवेशन, ये 4 फार्मूले हमारे को बताए गए हैं। इनके द्वारा हम खुद भी ग्राउंड तक तो हम उसको मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। फिजियोथेरेपी में वो फैटिक से हमारे को रिकवरी देने में फिजियोथेरेपी हमारे को मदद करती है। उसके बाद हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को वो हमारे को मदद करती है। मान लीजिए मेरे को नी में इंजरी हो गई है, तो फिजियोथेरेपी का जो अच्छा जो जानकार होगा वो हमारे को उस नी के उस भाग को छोड़ करके बाकी बॉडी को रेस्ट में जाने के लिए नहीं कहेंगे कभी भी। वो बाकी बॉडी की लगातार मसल्स की, लिगामेंट की और बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए वो हमारे को बोलेंगे। तो फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही अहम रोल है, मेरा मानना ये है। ठीक है अशोक जी, मुझे आपने एक बताया कि कूल डाउन और प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है किसी भी एथलीट के लिए अपना गेम परस्यू करने के लिए। पर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको कभी इंजरीज नहीं हुई, मैं जानता हूं आपके गेम में भी ऐसे रहे होंगे, और कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी इंजरीज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है, या क्योंकि कभी लेब्रॉन जेम्स जैसे बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको शायद 1 या 2 बार आज तक ऐसा हुआ है उन्होंने कोई गेम अपना मिस किया है। जी प्रशांत जी, इस बारे में तो मैं किस्मत ही बोलूंगा कि ये किस्मत है या फिर भगवान की उनकी तरफ से देन है। जैसे मैं ही हूँ, मेरे को आज तक भगवान की तरफ से कभी भी अपने 20 साल के करियर में कोई एक सिंगल इंजरी भी नहीं। मेरा बस एक बार एक दांत टूट गया था, किक लग के वो दांत बाहर निकल गया था। इसके अलावा मेरे को कभी कोई इंजरीज नहीं हुई है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको बहुत कम लोड लेने के कारण भी इंजरीज हो जाती है। इसको हम खिलाड़ी की शरीर की बनावट बोल सकते हैं। प्रेशर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, तो मेरे हिसाब से इसको भगवान की देन ही बोलेंगे। उनको बोलते हैं नेचुरल टैलेंट्स, और भगवान की मेहरबानी मैं उसको मानूंगा। जैसे कोबी ब्रायंट की हम बात करें, कोबी ब्रायंट जो कि हमारे दिवंगत बास्केटबॉल के प्लेयर थे, उनको काफी बार इंजरीज हुई है, उन्होंने बेंच पे काफी समय बिताया है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के कारण अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसको कभी इंजरी हुई ही नहीं है। तो इसमें उनकी जो बॉडी कंपोजिशन है, उनकी मसल्स की जो बनावट है, या उनके अंदर पावर आप इतनी लगा लीजिए, या वो पहले से इतने ज्यादा अवेयर होते हैं कि उन चीजों के बारे में, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रॉपर वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, इक्विपमेंट्स का ध्यान रखते हैं। जो लोग अवेयर होते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो पहले से प्रिवेंशन ऐसी रखते हैं कि उनको इंजरीज ना हो जाए। जी प्रशांत। अशोक जी, मैं आखिरी सवाल है मेरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि
जैसे जैसे स्पोर्ट्स साइंस मैंने पहले भी बोला कि इवॉल्व हो रहा है, तो आप भी नई नई चीजें, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूं तो मैं बता सकता हूं कि आप पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं। तो एज ए कोच इंजरीज की भी पढ़ाई करना कितना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज नहीं होती, कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी इंजरीज हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अपने गेम की पढ़ाई के साथ साथ इंजरीज की पढ़ाई करना भी कितना जरूरी है, और उसकी रिकवरी भी खासकर? जी प्रशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। तो अपने गेम के बारे में तो हम सीखते ही हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर अलग अलग सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती हैं। तो एक कोच को अपने खेल के टेक्निकल पार्ट्स के अलावा टैक्टिकल पार्ट्स और प्लेयर्स की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसी मेडिकल संबंधित या बेसिक फर्स्ट एड संबंधित या फिजियोथेरेपी के ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो है वो भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा, NIS स्पोर्ट्स सेंटर पटियाला के द्वारा ऐसे चलाए जाते हैं। जैसे रोहतक PGI की ही हम बात करें तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी का 1 साल का कोर्स होता है। कुछ कोर्सेज मसाज के होते हैं, मसाज के 3 महीने के 2 महीने के ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैंने भी खुद फिजियोथेरेपी का 3 महीने का कोर्स किया है, बेसिक, और बेसिक मसाज का मैंने कोर्स किया है। और मैं अभी भी हमारे जो मैंने आपको बताया हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर रजनी बत्रा जी, उनके पास मैं जाता रहता हूँ और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ चीजें जैसे मसल को पेपल करना मैं सीख गया हूँ। जैसे बेसिक मसाज जो होती है, मसल लूज करना, ऐसी चीजें मैं सीखा है, मैंने उनसे सीखी हैं। जैसे उनसे फिर मैंने कुछ थेरेपीज होती हैं, जैसे हम बात करें मैनुअल थेरेपी की, हाथ से मसल पेपल करना और क्रायोथेरेपी जैसी चीजें उनसे मैंने सीखी हैं। आइसिंग वगैरह कैसे की जाती है, तो ये सारी चीजें हमारे को सीखनी चाहिए ताकि हम प्लेयर्स को कुछ ऐसे क्षेत्र में, मान लीजिए मैं किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ और मुझे 50 किलोमीटर दूर कोई शहर या कस्बा है, वहां पर जाकर के मेरे को डॉक्टर से मिलना पड़े, तब तक कोई बुरी दुर्घटना प्लेयर के साथ ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हमारे को ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमसे जुड़े। आपने इतने जरूरी टॉपिक को, जो कि मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, उसके बारे में हमसे हमसे बातचीत करी। आप खुद एक स्पेशलिस्ट नहीं है, पर आपने फिर भी कोशिश करी कि आप मेरे सवालों का सारा जवाब दें। मोस्टली हमने कोशिश करा कि हमने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें। अगर और भी सवाल होंगे मेरे दर्शकों के, तो मैं आपको फिर से यहाँ पर उपस्थिति की एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। जी प्रसाद जी, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुहिम आप लगातार चलाएंगे और इस मुहिम के द्वारा आप ऐसे ही देश को, हमारे समाज को और हमारे खिलाड़ियों को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि आप जैसे जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, जो प्रेस से संबंधित व्यक्ति हैं, वही लोग इस देश की आंखें खोलने में मदद करेंगे। थैंक यू प्रसाद जी। धन्यवाद।